तो साथियों, जैसा कि हरिराम कहार जी हमारे सामने हैं और उनकी एक नहीं बल्कि अनेकों रचनाएं हैं और सबसे बड़ी बात यह है कि उनकी रचनाओं को लोगों ने पसंद भी किया है। तो मैं चाहूँगा सबसे पहले हरिराम जी कि आप अपने बारे में बताएं कि किस तरह से शुरुआत की थी आपने। मुझे बचपन से ही कहानी वगैरह सुनने का और पढ़ने का शौक था जी। तो वाचनालय में जाकर मैं कहानी पढ़ता था तो मुझे मन में लगता था कि मुझे भी थोड़ा बहुत लिखना चाहिए। तो शुरू मैंने कुछ रचनाएं लिखी, अपने मन के विचार, आसपास के परिवेश या जो कहानी पढ़ी उससे प्रेरित होकर। तो वो संयोग से मतलब अच्छी प्रसिद्ध पत्रिकाओं मेरा प्रकाशन हो गया पहली बार में। तो एक आत्मविश्वास बढ़ा, उसमें पुरस्कार भी मतलब राशि के रूप में मतलब चेक मिले मेरे को। और हमारे साथियों ने बहुत सराहना की, यार बहुत बढ़िया कविता लिखी आपने, बहुत अच्छा गीत लिखा, बहुत अच्छी कहानी लिखी आपने। साथियों का भी मतलब मनोबल बढ़ा, तो मेरे मन में आ गया कि मतलब ये विधा बहुत अच्छी है। तो मैंने जब से लिखना शुरू किया तो लिखते लिखते कहानी, कविताएं, गीत, लेख, संस्मरण, पूरी यानी जितनी भी साहित्य से जुड़ी विधाएं सब मैंने लगातार लिखना शुरू किया। तो एक स्थिति ऐसी आई कि मैं हर पेपर पत्रिकाओं में लगातार छपने लगा जी। साप्ताहिक पत्रिकाओं में, साप्ताहिक पेपरों में। भारतवर्ष का ऐसा कोई भी पेपर नहीं बचा, नवनीत है, इतने भी पेपर जाने माने अखबारों, हाँ जाने माने अखबारों में जी, जनसत्ता वगैरह जो मतलब इंडिया लेवल के अच्छे अखबार, उनसे लेकर स्थानीय अखबारों में भी लगातार में छपते रहा। और जितनी भी यानी इसके अलावा पत्रिकाएं जो निकलती हैं, सरिता है, मुक्ता है, माधुरी है, गृह शोभा है, गृह लक्ष्मी है, बालंस है, चंपक है, नंदन, पराग, मतलब जितनी भी पत्रिकाएं जो मतलब आम उस समय यानी पढ़ी जाती थी, सभी में मेरी कहानियाँ लगातार प्रकाशित होने लगी। जैसा कि आपने सुना कि काफ़ी सारी पत्रिकाओं के इन्होंने नाम भी आपको बताए। आज की युवा पीढ़ी तो बहुत सारी पत्रिकाओं को जानती भी नहीं होगी, क्योंकि सारे के सारे अब इलेक्ट्रॉनिक युग में जी रहे हैं। लेकिन एक समय ऐसा भी था जब केवल अखबार हुआ करता था, पत्रिकाएं हुआ करती थी, उपन्यास हुआ करते थे, कॉमिक्स हुआ करती थी, और इनके माध्यम से ही जो एक नॉलेज हुआ करता था, एक अनुभव हुआ करता था और एक शौक हुआ करता था, उसे पूरा किया जाता था। उस दौर से आप लेखनी कर रहे हैं, जिस तरह से मैं समझ पा रहा हूँ। तो सबसे पहले जो आपने रचना रची थी, उस रचना का नाम बताएं आप। मैंने सबसे पहले एक बाइस्कोप आता है माधुरी करके, वहाँ जो बॉम्बे से निकलता है एक पत्रिका, तो उसमें हमारे क्षेत्र का एक टाकीज थी, उसमें मतलब फिल्मों के मतलब अव्यवस्था के बारे में मैंने लिखा था उसमें जी। तो वो इतना पसंद किया उसको, मतलब कि मुझे यानी सब जगह से रिस्पांस मिला उस पर, यानी पत्र में भी लिखा कि आपने बहुत सही पक्ष उठाया इसमें जी। तो बहुत पसंद किया, तो उसमें मेरा मनोबल बढ़ा कि भाई अपन कोई विधा को मतलब लिखना, उसको चित्रित करना है, तो उसके लेखन के रूप में उसको कैसे अपन शब्दों से। तो अभी जैसा कि मेरे पास आपकी कुछ रचनाएं भी मैं देख पा रहा हूँ, जैसा कि मैं दर्शकों को दिखाना चाहूँगा। ये आप देख पा रहे हैं चीखता महल, जो इसका टाइटल है, शीर्षक है चीखता महल, और हरिराम कहार जी का इसमें नाम लिखा हुआ है। तो इस रचना के बारे में थोड़ा सा बताएं कि ये कैसे आपके मन में विचार आए और किस तरह से आपने इसे रचा है, क्या इसका मकसद रहा? मैं मूल रूप से शिक्षक रहा और आदिवासी अंचलों में भी नौकरी करते करते सतपुड़ा के घने जंगलों के बीच में मतलब आदिवासियों के बीच रहा जी। तो उन लोगों से मुझे मतलब जानकारी मिली कि यहाँ एक ऐतिहासिक राजा थे बहुत पुराने समय से, उन्होंने मतलब यहाँ अपने समाज और पूरे परिवेश के लिए मतलब बहुत सारे रचनात्मक अच्छे काम किए, तो सबका भला सोचते थे। वो करते करते मतलब वहाँ के राजा घोषित हो गए, तो उन्होंने मतलब सब अच्छा करते रहे। तो एक समय ऐसा आया कि वहाँ अंग्रेज लोग आए, पचमढ़ी ये सतपुड़ा तो मतलब देखने, तो उन्होंने वहाँ आके खोज करते करते उनको पता चला कि यहाँ एक ऐसा राजा है जिसके पास आकू संपत्ति है और उसके पास कुछ ऐसी विधा है, ऐसा तांत्रिक शक्ति है जिसके कारण मतलब वो कहीं भी मतलब मार नहीं खा पाता जी। उसको कई बार मतलब उसको मतलब फिर अंग्रेजों ने उसको मतलब पकड़कर और उसके साथ अत्याचार करना शुरू किया। तो उसके मतलब जो अपने बाँस की लंबी लंबी उससे पूरे शरीर बेच दिए और उससे पूछा कि भाई तुम कौन सी जड़ी रखे हो, मतलब कौन सी चीज़ है तुम्हारे पास जी। तो वो उसको जड़ी उसके पास थी, उसने जेब से निकाली और उसको पूरे शरीर पे मल के और वो गायब भी हो गए। तो
वो आश्चर्यचकित रह गए, वहाँ पे ये तो बहुत अजीब मतलब चीज़ है जो मतलब काफ़ी उपयोगी कारगर है। तो उसके पीछे लग कर उन्होंने बहुत सारे सैनिकों को बुला के आसपास को घेर लिए सभी लोग। ऐसे करते करते मतलब आखिर वो अंततः राजा उनके हत्थे नहीं चढ़े। तो इस ढंग का उसमें कथानक है। इसमें एक शहर के बच्चों के बीच में वो गांव के बच्चे भी रहते थे। तो वो एक बार घूमने आया उस क्षेत्र में, जंगल के घने जंगलों में। तो उनको वहाँ के आबहवा और कल्चर बहुत पसंद आया। जानवर जो शहरों में देखते थे उसमें तो उनको साक्षात मतलब उनको हिरण, खरगोश के अलावा जंगली जानवर जैसे शेर, चीता तक दिख गए। तो बच्चे बड़े खुश हो गए, देखो यहाँ तो खुले विचरण करते हैं। लेकिन आदिवासियों के कारण मतलब वो कुछ कर नहीं पाते, इधर उधर से निकल जाते थे। तो बच्चे आए वहाँ झरने वगैरह देखे, फिर उनको पता चला कि एक यहाँ ऐसा महल उस राजा का जो मतलब हो तो चुका खंडहर एक बहुत पुराने समय का, लेकिन उसमें यानी अमावस्या पूर्णिमा के दिन चीखने चिल्लाने की आवाज़ आती है। तो पूरे गांव वाले यानी घबरा गए कि अरे बाप रे ऐसे कैसी आवाज़, राजा तो कब के मतलब उनकी विरासत ही खत्म हो गई है। तो वहाँ कुछ लोग पहाड़ी पर गए, उन्होंने वहाँ की कीली उठा कर लाते थे तो संयोग से वो बीमार हो जाते थे। तो लोगों में धारणा बन गई थी कि जरूर कुछ रहस्यमय चीज़ है यानी। तो वहाँ पर किले में कोई नहीं जाता था। तो ऐसे करते करते फिर जो बच्चे शहर के निर्भीक निडर थे, टीवी मीडिया से जुड़े हुए थे वो, और उनके पिताजी खुद मतलब सब इंस्पेक्टर थे। तो वो एक बच्चे को रुचि थी कि मतलब यहाँ का रहस्य पता करके देखिए चीखने की आवाज़ कैसे आते हैं। तो गर्मियों की छुट्टी वो लोग वो गांव आए, और गांव आके उन्होंने बच्चों ने मिलकर यानी फिर उस किले को देखा। तो उसमें फिर उनको अलग ही ढंग का मतलब मिला। कुल मिला के ये कहा जाए कि रियल स्टोरी से प्रभावित होकर ही आप कहीं ना कहीं अपनी रचनाओं को अंजाम तक पहुंचाया करते हैं। हाँ। तो चीखता महल इसका टाइटल जैसा कि आपने उसी आधार पर दिया है। एक और मैं देख पा रहा हूँ उपन्यास, ये आने वाला कल, जो दर्शकों को भी दिखाना चाहूँगा, और हमारी स्क्रीन के माध्यम से लगातार इनकी रचनाएं भी आपको दिखती रहेंगी। तो आने वाला कल ये उपन्यास आपने लिखा है, एक दौर था उपन्यास का, इसमें काफ़ी बड़ी मतलब विस्तारित जानकारी लोगों को मिलती थी, और पूरी कहानी कुछ काल्पनिक भी होती थी और कुछ रियल स्टोरी पर भी डेडिकेट की जाती थी। तो आपने किस तरह का किया है? ये आने वाला कल वैज्ञानिक थे, उन्होंने एक खोज की थी जी। एक रोबोट इस ढंग का बनाया था। तो वो रोबोट यानी हर तरह से कार्य करता है पूरे। उन्होंने अपने मतलब विज्ञान के तो बहुत सारे मतलब वो कर चुके थे प्रयोग, लेकिन उन्होंने एक ऐसे रोबोट का मतलब मॉडल तैयार किया जो रोबोट यानी हर तरह से मतलब समाज का भला करे या घर गृहस्थी में सब काम करे वो उस ढंग को उन्होंने बनाया था। तो वो फिर अचानक पता चलता है कि उस वैज्ञानिक को मतलब अरेस्ट वो कर ले जाते हैं जो सुरक्षा से जुड़े लोग। हाँ, नहीं सुरक्षा से जुड़े नहीं, मतलब जो आतंकवादी लोग या जो कह लो मतलब लालची जी। तो उन्होंने मतलब उनका अपहरण कर लिया। तो अपहरण करने के बाद फिर क्या हुआ कि वो उनका जो बच्चा था वो भी मतलब बहुत सारी चीज़ मतलब उसके साथ जो रोबोट था, रोबोट के पापा के साथ काम करता तो उसको भी जानकारी बहुत सारी थी। तो उसका फिर गलत प्रचार हुआ कि मतलब वैज्ञानिक मतलब गायब हो गए। तो मतलब इनने मतलब एक जगह के बैंक डकैती डलवा दी थी रोबोट से। तो उसने बैंक डकैती डाली तो वो डॉक्टर जो वैज्ञानिक थे शोध करता तो उनके ऊपर लांछन लगा। तो फिर बच्चे ने खोज करके मतलब ऐसे करके रोबोट की पूरी दुनिया ये इसमें है कि वो कैसे मतलब आज के आधुनिक समय में कठिन से कठिन परिस्थितियों में मतलब समाज या दुनिया को भला कर सकते हैं। मशीनी युग के बारे में मशीन युग के बारे में इसमें मतलब एक काल्पनिक कहानी है। मतलब इसमें कोई ऐसा नहीं कि कहीं ऐसा हुआ हो, बाकी मैंने बहुत रोचक ढंग से इसको लिखा हुआ है। लेकिन कहीं ना कहीं अब देखने में ये बात सच साबित हो रही है कि जो कल्पनाएं की जा रही हैं वो साकार होती भी नजर आ रही हैं कि जिस तरह से हम मशीनी युग में जी रहे हैं और तरह तरह की टेक्नोलॉजी हमारे सामने आ रही है। तो कहीं ना कहीं आपकी जो लेखनी है वो एक सत्य रूप में भी लोगों के सम्मुख आ सकती है। इसमें कोई अतिशयोक्ति नहीं होगी, क्योंकि जिस तरह से हम टेक्नोलॉजी को लगातार बढ़ता हुआ देख रहे हैं। हम चाहेंगे अभी तक ये जो उपलब्धियां रही हैं आपकी सरकार से या संस्थाओं के माध्यम से, किस तरह का आपने सम्मान पाया है और किस तरह से लगातार आप सक्रिय रहे हैं? लगभग मेरी 400 से 500 तक रचनाएं छप चुकी हैं जी। विविध कहानी, कविताएं, गीत, लेख सभी।
तो उसमें मुझे काफ़ी मतलब सम्मानित किया गया है करवट कला प्रकाशन भोपाल से। और इसके अलावा क्षेत्रीय उसमें भी यानी हिंदी साहित्य परिषद से, और जितने सामाजिक संस्थान हैं तो बड़ी बड़ी जगह से मुझे पुरस्कृत हुआ। यहाँ तक कि अपना कोई बात नहीं, अगर आपको कुछ चीज़ें याद नहीं आ रही हैं तो उसमें ज़रूरी नहीं है कि हर संस्था का आप यहाँ पर सूचना प्रसारण मंत्रालय से जो पत्रिका निकली थी भारत सरकार की, हाँ, तो उसमें मुझे मेरी कहानी को कमलेश्वर जी थे जो फिल्म मतलब लेखक, तो उन्होंने पुरस्कृत मेरी कहानी को मतलब तीसरे नंबर पर स्थान दिया था पूरे भारत उसमें। तो उस कहानी को मतलब सुन के मुझे बड़ा खुशी हुई कि चलो इतने बड़े प्रकाशन से बाल भारती करके पत्रिका निकलती थी, उसमें मुझे पुरस्कृत किया पूरा। उन्होंने दिल्ली घुमाया, उसके बाद पुरस्कार स्वरूप मुझे यानी शील्ड और वो सब पुरस्कार दिए। तो ऐसे करके मुझे काफ़ी जगह अपने करवट कला के अलावा और बहुत सारे उसमें दिए हैं मैं उसमें। जी, वो तो डिटेल हम हमारे दर्शकों तक पहुंचाएंगे। आपकी जो जानकारी है वो स्क्रीन के माध्यम से जो चर्चाएं दर्शक सुन पा रहे हैं, और इनसे जुड़ी तमाम इनकी लेखनी और अभी तक की उपलब्धियां आपको एक लेख के रूप में भी स्क्रीन पर नज़र आ रही होगी। तो लगातार चर्चा कर रहे हैं हमारे साथ हरिराम कहार जी, जो लगातार सक्रिय रहे हैं और अपने दैनिक जीवन की ज़रूरतों को पूरा करने के साथ साथ, जैसा कि उन्होंने बताया कि बचपन से इनको शौक़ रहा है लिखने का, और तमाम तरह की कविताएं और उपन्यास और स्टोरीज इनके माध्यम से लिखी गई हैं। कुछ सॉन्ग्स वगैरह भी क्रिएट करते हैं आप, क्या कुछ गाने वगैरह रचनाएं? हाँ, मैंने कुछ गीत भी लिखे हैं जी, और उसके अलावा कविताएं मैंने काफ़ी लिखी बच्चों के स्तर की जी, और हर तरह से मतलब कविताएं बड़े बड़े जो कोई आसपास के परिवेश से कोई भी मतलब समाज में या कहीं मुझे कुछ अच्छी चीज़ आती है जी, तो उसको मेरे लेखन के द्वारा मैं उसको व्यक्त करके अपनी रचनाओं में शामिल करता हूँ। अभी तक कोई ऐसा गीत वगैरह जो किसी जाने माने सिंगर के माध्यम से रिकॉर्ड हुआ हो, ऐसा कुछ हुआ है? नहीं, अभी तो नहीं हुआ, बाकी मेरे पास लिखे रखे हैं जी। इसके अलावा मुझे स्क्रिप्ट लिखने का बहुत शौक है जी, तो उस स्क्रिप्ट मेरे करीबन 20-25 स्क्रिप्ट में लिख चुका हूँ अभी। उसमें से भी एक लघु फिल्म जो बनी थी या शॉर्ट मूवी मैंने बनाई थी अपने उसमें लाखा जाना, इसका निर्देशन भी मैंने किया था और उसके स्क्रिप्ट भी मेरे द्वारा लिखी गई है। उसके अलावा मैंने एक और नाव फिल्म बनाई है जी, तो नाव फिल्म भी मेरे खुद के द्वारा निर्मित है पूरी, उसका निर्देशन मेरा है और पटकथा भी मेरी है। आने वाले दिनों में मतलब जो स्क्रिप्ट मैंने जो रखी है मेरे पास, तो उनको मैं प्रसारित करना चाहता हूँ, यदि सहयोग से अच्छी जगह मिलता है मुझे या कुछ। अभी जैसे चीकता महल है तो इसके ऊपर भी स्क्रिप्ट तैयार कर रहा हूँ, उपन्यास भी पूरा, तो इसको भविष्य में मैं कोशिश करूँगा कि इस पे फिल्म बनाऊँगा। मतलब आपका कहने का मतलब ये है कि यदि कोई निर्माता फिल्म बनाना चाहता है तो उसे यदि कुछ इंटरेस्टिंग स्टोरीज वगैरह की रिक्वायरमेंट हो तो वो आपसे संपर्क कर सकता है, क्योंकि आपके पास बहुत सारी रचनाएं ऐसी आपके पास हैं। और जैसा कि आपने बताया कि शॉर्ट फिल्म भी आपने बनाई हुई है, तो कितने मतलब शॉर्ट फिल्में अभी तक आपने तैयार की हैं, कितने प्रकार की हैं और कहाँ कहाँ वो शॉर्ट फिल्में आपकी गई? अभी तो अपनों से मिला खजाना अपने यहीं जयपुर में हुआ था फेस्टिवल, हाँ जी, उसमें रिलीज किया गया था। और नाव फिल्म अभी गोरखपुर के लिए भेजी गई है, वहाँ फिलहाल के लिए पोस्टपोन है, वहाँ भी फेस्टिवल होने वाला है जी। और ग्वालियर के लिए ग्वालियर फिल्म फेस्टिवल हुआ था जी, तो वहाँ भी भेजी थी मैंने उस समय जी। और अभी कुछ दर्शकों के सामने कोई आपकी फिल्म आ चुकी है क्या? इस तरह का कुछ एक्टिविटी हुई है अभी कोई फिल्म वगैरह? अभी फेस्टिवल में तो आपने बताया कि पहुंच चुकी हैं, दर्शकों के लिए यूट्यूब्स वगैरह में किसी चैनल में उपलब्ध है क्या आपकी फिल्म? अभी ऐसा कुछ है? अभी तो उस पर यूट्यूब पे डाली है तो उस पर चल रही है। इसके अलावा प्रयासरत हूँ कि मैं अच्छी कुछ रचना लिख के, और अभी वर्तमान समय में क्या चल रहा है, आधुनिक में बच्चे लोग क्या चाहते हैं या उनको कौन ऐसी दिशा दें जिससे वो अच्छे से अच्छा मतलब उनका मानसिक और बौद्धिक स्तर उनका सुधरे, और जो अव्यवस्थाएं हैं उसके ऊपर से मैं लेखन मेरा चल रहा है ताकि समाज उससे कुछ शिक्षा लेकर मतलब कुछ तो सुधार हो सके। तो हरिराम जी, आपसे चर्चा करके बहुत अच्छा लगा। अभी भी आपको ऐसा लगता है कि कोई अगर जानकारी दर्शकों के लिए छूट गई है तो आपको लगता है तो आप उसे भी हमें बता सकते हैं, क्योंकि
क्योंकि जिस तरह से ये पॉडकास्ट हम बना रहे हैं तो आपकी उपलब्धियां तो इतनी सारी हैं कि ये पॉडकास्ट अगर बहुत सारी उपलब्धियों को लेकर बनाया जाएगा तो बहुत लंबी ड्यूरेशन में चला जाएगा। लेकिन जितना समय अभी आपने दिया है उस हिसाब से हम चाहेंगे अगर कोई जानकारी आपकी छूट रही हो तो आप वो भी दर्शकों को बताएंगे। मैं श्री सुशील मोदी जी का अत्यंत आभारी हूँ जी कि उन्होंने मुझे बहुत सही राह दिखाकर मतलब यहाँ तक, मतलब वैसे इंटरव्यू वगैरह तो मैं देना मुझे आता नहीं ज़्यादा जी, लेकिन मतलब इन्होंने बहुत प्रोत्साहित करके मुझे इंटरव्यू के लिए प्रेरित किया और जो कुछ टूटे फूटे शब्दों में बोल पा रहा अपने बीच में बाकी। लेकिन एक बात मैं निश्चिंत हो जाता हूँ कि वो छपेगी, दर्शक लोग पढ़ेंगे, पाठक लोग पढ़ेंगे, उसकी प्रतिक्रिया आती है तो उसमें मुझे बहुत खुशी होती है, मैं आगे करता हूँ। इसके बाद श्री यादव जी का जो आप लोग के बीच बैठा हूँ अभी जी, तो यादव जी के द्वारा भी अब जो पॉडकास्ट तैयार हो रहा है इसके लिए मैं जी हाँ आपका आभारी हूँ। हमारे यादव जी के माध्यम से आपका ही बहुत बहुत आभारी हूँ जी कि आप लोगों ने मुझे मतलब इस ये तो हमारे लिए खुशी की बात है कि हमें नए नए लोगों से मिलने का मौका मिल रहा है और प्रतिभावान लोगों से मिलने का मौका मिल रहा है। और हमारे मित्र आदरणीय अमर यादव जी के माध्यम से लगातार ये प्रयास किए जा रहे हैं और पॉडकास्ट के माध्यम से दर्शकों तक लगातार पहुँचा भी रहे हैं और शुरुआत शुरू की। तो आज हरिराम कहार जी हमारे साथ रहे हैं, काफ़ी चर्चा इनसे हुई और काफ़ी सारी जानकारी भी इन्होंने प्रदान की। आगे भी हम कोशिश करेंगे इनका समय समय पर हम टाइम लेंगे और इनकी जो नई नई उपलब्धियाँ हैं, नए नए अचीवमेंट हैं, नई नई रचनाएँ हैं वो भी आप सभी के सामने आती रहेंगी। अभी के लिए बस इतना ही, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में किसी और शख्सियत के साथ।